हेलो एंड वेलकम। आज हम एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत जनरल स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट पे बात करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग केंद्र त्रिकोण में नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स 3, 6, 10, 11 में नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि 6, 8, 12 में जहां हम बोलते हैं कि प्लैनेट्स नहीं होना चाहिए, वहां मंगल शनि जैसे प्लैनेट्स छठे में, अष्टम में बुध और 12वें में वीनस शुक्र बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये अगर इन हाउसेस में है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये ना ही सिर्फ लगन से, किसी भाव या भावेश या प्लेनेट से भी देखी जाती है। अगर किसी भाव से या प्लेनेट से भी 3, 6, 10, 11 में नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स और केंद्र त्रिकोण में बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो उसको वेलकम किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस प्लैनेट के ट्रेट्स या उस भाव के सिग्निफिकेशंस, कारक तत्व में अपलिफ्टमेंट आएगी, उसको सपोर्ट मिलेगी। राइट। पर जैसे कि लाइफ हैज 50 शेड्स ऑफ ग्रे, एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो हैज 50 शेड्स ऑफ ग्रे। इस जनरल स्टेटमेंट में कहाँ कमी आ जाती है? जैसे हमने बोला कि केंद्र त्रिकोण में नेचुरल बेनिफिट अच्छे हैं, पर हम बोलते हैं कि वीनस को 10th हाउस में अगर होते हैं तो वो दिक शून्य है वहां पर। अगर वीनस 7th हाउस में है तो उनको कारको भावनाशाय का दोष लगता है। तो ऐसी और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए ऐसी स्टेटमेंट्स पास करने से पहले, या हमें हमें एस्ट्रोलॉजी के 50 शेड्स ऑफ ग्रे को कैसे जज करना है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट एंड वर्स्ट हाउसेस फॉर द प्लैनेट्स। सिर्फ प्लैनेट ही क्यों, हम हाउस के बारे में भी आज बात करेंगे। जैसे कि एक प्लैनेट बोल रहा है कि मुझे ये हाउस अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी एनर्जी इस हाउस की एनर्जी के साथ सिंक नहीं कर रही है, वैसे ही एक हाउस भी बोलता है कि थैंक गॉड मेरे पास ये प्लैनेट आया है, या मेरे पास यही प्लैनेट क्यों आया है। किसी हाउस को भी सल्किंग प्लैनेट पसंद नहीं है। अगर किसी भाव में कोई ऐसा प्लैनेट है जो मरण कारक स्थान में है, वीक है, डेबिलिटेटेड है, अफ्लिक्टेड है, तो वो हाउस भी सफर करता है और वो भी बोलता है कि मेरे पास ये क्यों आया है। हम दोनों की बात करेंगे, प्लैनेट कैसा फील करता है और हाउस कैसा फील करता है। सबसे पहले सन की बात करते हैं। सन एक फायरी प्लैनेट है, एक मेलेफिक तो नहीं पर एक क्रूर ग्रह है। वो एक फायर बॉल की तरह एक एनर्जी है, जिस भी हाउस में बैठते हैं वहां लाइट एनर्जी लेके आते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं। अब जैसे कि रूल है कि 3, 6, 10, 11 में सन अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब कि अगर थर्ड में है तो वो इंडिविजुअल को टफनेस देंगे, हार्ड वर्क, स्ट्रेंथ और स्टेमिना देंगे, गो गेटर एटीट्यूड बना देंगे। अगर छठे में है तो स्ट्रांग बनाते हैं, वर्क एथिक्स देते हैं, चैलेंजेस से बाहर निकलते हो और सक्सेस भी मिलती है। अगर 10th में है तो वहां वो दिग्बली होते हैं, करियर में भी स्ट्रेंथ मिलती है, एम्बिशन मिलता है, पब्लिक इमेज अच्छी होती है, प्रोवाइडेड सन वहां अफ्लिक्टेड नहीं है, गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है। सन 10th में बहुत अच्छे माने जाते हैं। इवन 11th में भी सभी डिजायर्स फुलफिल होती हैं। इंडिविजुअल जो होता है ड्रिवन है, फोकस्ड है, सक्सेसफुल होना चाहता है, उसको उनका नेटवर्क सर्कल भी बहुत माना हुआ और बहुत मींस यू मूव अराउंड इन द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। अब कहाँ सन न्यूट्रल माने जाते हैं? 3, 6, 10, 11 में हमने बोल दिया, हमने मान लिया कि सन अच्छे हैं। पर व्हाट अबाउट त्रिकोणा? अगर लगन में सन है इसका मतलब ये है कि ग्रोथ मिलेगी, आप बहुत हेडस्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पर फैमिली डायनामिक्स में थोड़ी कमी आएंगी, रिश्तों में थोड़े चैलेंजेस होंगे। वो क्यों? 5th हाउस में अगर सन है तो क्रिएटिव बनाता है, ग्रोथ देता है, पर एजिटेशन भी देगा माइंड में, रिलेशनशिप इश्यूज बच्चों के साथ भी दे सकता है, सेपरेशन करवा सकता है। 9th में अगर सन है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, पर फादर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी नेगेटिविटी को दिखाता है। मैंने ये क्यों बोला? इसलिए क्योंकि 1 और 9, 1st हाउस और 9th हाउस का सन सिग्निफिकेटर है, कारक है, और काल पुरुष की पांचवी राशि को सूर्य रूल करते हैं। तो मान लीजिए अगर यहीं पर सन प्लेस्ड है और इफ्लिक्शन हो जाती है, इट्स अ वेरी वेरी बैड पोजीशन। अब इसको, इस लॉस को, डैमेज हुआ है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब हमारा भाव भी गया है और कारक भी गया है। अब सन कहाँ बिल्कुल अच्छे नहीं है? सन 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बिल्कुल अच्छे नहीं है। इनफैक्ट ये भाव भी बोलते हैं कि सन यहाँ पर क्यों आ गए हैं। सन भी कंफर्टेबल नहीं है और भाव भी कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कि जो घर के ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं, जिनको बात बात करना आता है, हमें हमें लगता है ना ये बाहर ही अच्छे हैं, तो 4th हाउस में सन अच्छा नहीं है,
उसको अपने यहाँ चलाना है, ईगो रखना है, वो घर में आएगा तो वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को थोड़ा खराब करेगा, फैमिली लाइफ को थोड़ा चैलेंजिंग बना देगा जहाँ ईगो बैटल्स हो सकते हैं। पर हो सकता है सन फंक्शनल बेनिफिट है तो वो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस प्रोवाइड करे। और जो आपका घर है वो एक वेल नोन सोसाइटी में हो सकता है। सेवंथ हाउस में अगर सन है तो वहाँ कालपुरुष की राशि आती है जहाँ वो नीच की होते हैं। और अगर सेवंथ में सन है तो आपका शाम का वर्थ है जहां पर सन सेट हो रहे हैं। अगेन सन इज नॉट वेरी स्ट्रांग है, नॉट वेरी कंफर्टेबल। रिश्तों के घरों में सूर्य को बहुत ज्यादा वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये रिलेशनशिप में चैलेंजेस लेके आते हैं। एट्थ हाउस भी डार्कनेस का घर है जहां सन जाते हैं। मे बी एट्थ हाउस की बातों की वजह से आप लाइमलाइट में रहो, जैसे आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखते हैं। जो डार्कनेस है एट्थ हाउस की वो सन खत्म कर रहे हैं। पर सन हिमसेल्फ इज वेरी इन अ डिसकंफर्ट जोन, वहां पे वो खुद चैलेंजेस फेस करते हैं। ट्वेल्थ हाउस इज बिग नो नो क्योंकि वो सूर्य का मर्ण कारक स्थान है। ये मरण कारक स्थान, ये जो वर्ड है ये इटसेल्फ बताता है मतलब कि जो सन के सिग्निफिकेशन है, फॉर दैट मैटर किसी भी प्लेनेट के सिग्निफिकेशन जब वो मरण कारक स्थान में जाता है तो उसके सिग्निफिकेशन खत्म हो रहे हैं, मान लिया। एज आई अर्लियर मेंशन्ड कि हाउस भी बोलता है दैट आई डोंट वांट अ प्लैनेट हु इज नॉट हैप्पी, वो मेरा ध्यान नहीं रख पाएगा। कोई भी प्लैनेट जब मरण कारक में हो रहा है तो आपको ये देखना है कि हाउस ज्यादा इम्पैक्ट में जा रहा है या प्लैनेट ज्यादा इम्पैक्ट में जा रहा है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनका सन ट्वेल्थ में है बट दे हैव ग्रेट रिलेशनशिप विद देयर फादर। तो ऐसा तो नहीं है कि सन के सभी सिग्निफिकेशन खराब हो गए। हो सकता है उनकी ईगो या पर्सनालिटी जो है वो बाद में जाके उभर के आई। पहले वो थोड़े आइसोलेटेड और अलूफ किस्म के इंसान थे, पर फादर ने सब कुछ किया उनके लिए, उनको सब कुछ प्रोवाइड किया। तो ये कैसे पता चलेगा कि प्लैनेट के सिग्निफिकेशन लूज हो रहे हैं, उसके उसका कारक जा रहा है या स्थान पीड़ित हो रहा है, वो हाउस पीड़ित हो रहा है। उसके लिए आपको ये देखना है कि उस प्लैनेट को वहां राशि और एसोसिएशन किसके साथ मिल रही है। अगर प्लैनेट को राशि अच्छी मिली है, उस अच्छे योगों में बैठा है, धन योग है, राजयोग है, फ्रेंड्स के साथ बैठा है, उसके 3 6 10 11 में नेचुरल मैलेफिक और केंद्र त्रिकोण में नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो वो उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ऐसे ही अगर भाव का भावेश या कारक पीड़ित है तो वो भाव ज्यादा सफर कर रहा है। ऑलवेज चेक ऑन दैट। सेकेंड हाउस में अगर सन है तो वो फायर लाइक एटीट्यूड देगा, चेहरे पर एक तेज होगा, आप क्लियर बात करना पसंद करेंगे, फैमिली वेल नोन होगी, अकोमुलेट कर पाएंगे वेल्थ गवर्नमेंट के थ्रू, फादर के थ्रू अगर सन अच्छी डिग्निटी में है। पर वो घर में ईगो बैटल्स देगा, सेपरेशन देगा, जैसे कि मैंने बोला कि रिश्तों के घरों में सूर्य बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ये बाहर ही अच्छे हैं 10th हाउस में, 11th हाउस में। अब बात करते हैं मून के। मून को कहाँ बिठाए, मून पक्ष बली है कि नहीं है, उसके तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, मून की एसोसिएशन किसके साथ है। राइट, पर मून सिंपली एक फ्लक्चुएशंस का कारक है, वो जहां बैठते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे कि अगर वो 10th हाउस पे हैं तो काम में फ्लक्चुएशन लेके आएंगे, वो वहां पर दिक् शून्य भी होते हैं। पर हम बोल रहे थे कि केंद्र त्रिकोण में बेनिफिक प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, मान लो वो पक्ष बली है, फिर अब वो दिक् शून्य हो गया, इसका मतलब उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस में तो कमी आ रही है। सेवंथ हाउस में अगर चंद्रमा है वो चीट को दिखाते हैं, इंस्टेबिलिटी को, और शादी के बाद एक बिग चेंज आता है क्योंकि चेंज को भी चंद्रमा दिखाते हैं। फर्स्ट हाउस में है तो बहुत स्माइलिंग फेस देंगे, आप हमेशा हंस के बात करोगे, पर लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी भी हो जाएगी, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों पर। तो चंद्रमा को कैसे समझना है? चंद्रमा इन जनरल सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में अच्छे माने गए हैं। सेकेंड हाउस में वो थोड़ी सेविंग्स में इंस्टेबिलिटी देंगे, पर गाना गाने का शौक होगा, खाना खाने का शौक होगा, क्योंकि चंद्रमा इज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड ईटिंग बोथ, एंड मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फूड। फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा है तो वो यहाँ उनका कालपुरुष की कुंडली का उनका खुद का घर है, यहाँ पर वो दिग्बली भी होते हैं, तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी, नर्चरिंग एटमोसफेयर, कंफर्टेबल एटमोसफेयर घर में देगा। बट दे शुड नॉट बी अफ्लिक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ हाउस में वो क्रिएटिविटी देते हैं, लर्निंग देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। फॉर दैट मैटर नाइन्थ हाउस में भी जहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है। हमारा मन जहाँ है हमें वहां से सीखना है, हम मन से वहां जुड़े हुए हैं, तो ऐसे अच्छे अच्छे भावों में चंद्रमा को अच्छा ही माना जाता है। इनफैक्ट थर्ड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में भी मून बहुत अच्छे माने गए हैं। हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स में अगर कोई अच्छा प्लैनेट है तो वो चंद्रमा है। यहाँ पे भी
पॉजिटिव रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर बुरे कहाँ है चंद्रमा, कहाँ उनको नहीं होना चाहिए। चंद्रमा अगर छठे भाव में है, आठवां इज द वर्स्ट, क्योंकि वो उनका मरण कारक स्थान भी है, और कालपुरुष की कुंडली में वो वहां नीच के होते हैं। एंड 12th हाउस। अब क्या होगा, अभी हमें चार्ट को, जैसे कि मैं बोल रही थी कि एक एंगल से नहीं देखना है। अगर छठे भाव में चंद्रमा है तो एक नेचुरल सॉफ्ट प्लेनेट वहां पर है। इफ स्ट्रांग ऐसे लोग बहुत हेडस्ट्रांग होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करते हैं, बिकॉज 6th हाउस हमारा डेली रूटीन होता है। उनकी डेली रूटीन बहुत पक्की होगी। मुझे सुबह उठ के ये करना है, फिर ये करना है। आई मीन यू कैन नॉट, दे व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू डू। सो ऑलवेज सी द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट हु एवर इज सिटिंग इन द 6th हाउस। 8th हाउस कभी भी वेलकम नहीं है, वो मन में फ्लक्चुएशन देगा। पर हाँ, 6th का जो चंद्रमा है वो वाटर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज दे सकता है। वॉच आउट ऑन दैट। एंड इवन रिलेशनशिप विद मदर। 8th हाउस में वो हेल्थ इश्यूज भी देगा, क्योंकि जब हम किसी की, स्पेशली किसी बच्चे की हेल्थ देखते हैं तो हम चंद्रमा की स्ट्रेंथ देखते हैं। अगर चंद्रमा 8th में अफ्लिक्टेड है तो चाइल्डहुड में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। 12th हाउस में भी चंद्रमा अच्छे नहीं है, पर इफ वेल प्लेस्ड, वहां पे इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होंगी, हीलिंग पावर्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, एंड इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी चंद्रमा की 12th हाउस में। अब मंगल जो है वो डिस्ट्रक्टिव और बोल्ड किस्म का प्लैनेट है। वो बोलता है कि मेरे तरीके से हर कुछ होना चाहिए, मैं यहाँ का सोल्जर हूँ, मैं बहुत करेजियस हूँ, कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं बहुत असर्टिव हूँ। तो इनको जस्ट लाइक सन हम 3, 6, 10, 11 हाउसेस में अच्छा मानेंगे। चाहे वो कंपटीशन हो, करेज हो, अकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क हो, लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए काम में, बहुत अच्छा है। 11th में भी सभी डिजायर्स को फुलफिल करेंगे मंगल। पर 10th में मैंने मंगल देखा है, ये आपको बिग बुली बना देते हैं एट वर्क प्लेस। तो मंगल जहां बैठते हैं हम वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सोल्जर है ना, जहां बैठेंगे, जैसे सेकंड में बैठे हैं, देन यू आर कंट्रोलिंग योर एसेट, योर सेविंग्स, यू आर वेरी डिफेंसिव, यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दैट एरिया ऑफ योर लाइफ। सप्तम में मंगल है तो आप अपने पार्टनर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाओगे। चैलेंजेस मंगल को कहाँ आते हैं? 4, 7, 8, 12 हाउसेस में। सभी मोक्षा त्रिकोणा भावों में मेलेफिक प्लैनेट्स, स्पेशली सूर्य और मंगल या कोई भी मेलेफिक प्लैनेट बहुत अच्छा नहीं माना गया है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। 4th हाउस में अगर मंगल है तो वो कन्फ्लिक्ट्स देते हैं घर में, फायर इंसिडेंट्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक मैटर्स को हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, प्रॉपर्टी देंगे। 7th हाउस में मंगल का मर्ण कारक स्थान है। इसका मतलब ये है कि ये रिश्तों में चैलेंजेस तो लेके आते ही आते हैं। मंगल के भी सिग्निफिकेशन है, जैसे भाई है, प्रॉपर्टी है, करेज है, उन सब में भी कमी आती है अगर मंगल को किसी और तरह की स्ट्रेंथ नहीं मिली हुई है। 8th हाउस में ये सडन डेथ दे सकता है, ब्रूटल डेथ दे सकता है, और वैसे भी चैलेंजेस देगा हेल्थ को लेके, क्योंकि वो लगन से अष्टम में एक क्रूअल प्लैनेट है। 12th हाउस में मंगल स्लीप में डिस्कंफर्ट लेके आएंगे। आपने ऐसे केसेस जरूर सुने होंगे जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वहां पर भी मंगल का बहुत ज्यादा रोल होता है। ऑफ कोर्स इट कैन मेक योर रिलेशनशिप वेरी पैशनेट इफ यू हैव मार्स इन द 12th हाउस, but if in a bad yoga, in Rahu Ketu excess or any other malefic planet is associated with Mars in the 12th house, तो वो domestic violence को भी indicate करता है। अब मंगल त्रिकोण भावों में कैसे हैं, 1, 5, 9 में कैसे हैं? जो 1, 5, 9 है वो थोड़ा पीसफुल एनर्जी पे थ्राइव करती है। यहाँ पे मंगल का आना हो सकता है ग्रोथ के लिए अच्छा हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो जस्ट लाइक सन। बट फिर भी मंगल की एसोसिएशन आप जरूर देखो किनके साथ है, कैसी राशियों में है, मंगल है कौन उन कुंडली में, ये कहने से पहले कि मंगल त्रिकोण भाव में आए हैं और अच्छा हो गया। ही इज वेलकम्ड इन 3, 6, 10 and 11 हाउसेस। मरकरी। मरकरी को पानी की तरह लिया जाता है, जिसके साथ भी है उसके रंग ढंग में ढल जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि मून और मरकरी प्रोजेक्टिव प्लैनेट्स नहीं है, रिसेप्टिव प्लैनेट्स हैं, रिसीव करते हैं, जैसा आप कहते हो वैसा कर लेते हैं। इसलिए इन दोनों को बहुत केयरफुली देखना पड़ता है। इसलिए इन दोनों की एसोसिएशन, कंजंक्शन अच्छी नहीं मानी जाती है। आपका मन और आपकी बुद्धि एक तरफ लगी हुई है, वहां फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। मे बी लाइक यू आर टू मच इन दैट एरिया ऑफ योर लाइफ। अब मरकरी
जनरली हर जगह अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वो जिस भी भाव में जाएंगे वहां पर लर्न करने की कोशिश करेंगे। इवन अपनी एनिमी से भी कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं। इवन आप देखिए कि अष्टम भाव में भी मरकरी को अच्छा माना जाता है क्योंकि वहां पर भी वो अडेप्ट कर जाते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं और डीप इंटरेस्ट रखते हैं लर्निंग में। एक बच्चे की तरह है, आप उनको जहां बिठा दोगे वहां से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पर मरकरी डुअलिटी के कारक है, जैसे मून फ्लक्चुएशन के हैं। मरकरी अगर 10th हाउस में है तो वो दो काम दे सकते हैं, 11th में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं, 7th में है दो शादियां करवा सकते हैं। 7th में है तो आपका पार्टनर आपसे थोड़ा यंग लुकिंग हो सकता है, बच्चे जैसी शक्ल होना, पर अगेन डुअलिटी इन रिलेशनशिप। 4th में है तब घर का एनवायरनमेंट बहुत एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, बट दो घर दिला सकते हैं। बट what is not so nice about fourth and seventh? फोर्थ एंड सेवन्थ मरकरी के मर्ण कारक स्थान है। एजुकेशन अच्छी दे दी है, दो घर दे दिए हैं, वो सब कुछ ठीक है। बट अगेन सी, कहीं मरकरी फोर्थ या सेवन्थ में आके चैलेंज तो नहीं फेस कर रहा है राशि के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू, या इन भावों में तो कोई कमी नहीं आ रही है। ऑलवेज वॉच आउट ऑन दैट। अब मरकरी के लिए चैलेंजिंग पोजीशन होगी 3, 4, 6, 7 एंड 12। 4 और 7 की हमने बात की। इवन थर्ड में, क्योंकि वो सिग्निफिकेटर हैं थर्ड के, जो सिस्टर्स को भी दिखाते हैं, सिबलिंग्स को दिखाते हैं, यहाँ पर अगर मरकरी पीड़ित हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन हार्श हो सकती है, थ्रोट इश्यूज हो जाएंगे। रिमेंबर, जब भी कोई कारक किसी भाव में बैठता है तो कारको भाव नाशाय का मतलब ही यही है दैट वी हैव डन टू मच इन्वेस्टमेंट इन एट वन प्लेस। तो वहां पर रिस्क आ जाता है। इन्वेस्टमेंट जितनी स्कैटर्ड होगी उतनी वेल प्लान्ड होगी और डर कम लगेगा। अभी 6th हाउस में मरकरी उच्च के होते हैं काल पुरुष में, तो उस तरह से तो अच्छे होने चाहिए। पर आप देखेंगे छठे के मरकरी इफ एफ्लिक्टेड एनी हाउ, ये रिश्तेदारों के साथ बहुत ट्रबल देते हैं। आपको अपना कोई रिश्तेदार अच्छा नहीं लगेगा, ये क्यों आ गए, और स्पेशली मदर के साइड के। 12th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में मरकरी नीच के होते हैं, यहाँ भी अच्छे नहीं है। बट if Mercury is gaining strength somehow in the 12th house, it can give a great imaginative and intuitive power. So 50 shades of grey, क्या मिल रहा है क्या खो रहा है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। जुपिटर, जुपिटर एक्सपेंशन के प्लैनेट हैं, जहां बैठते हैं खुले दिल से देते हैं, नॉलेज बांटते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत अच्छे हैं। इनकी बेनिफिक प्लेसमेंट सब जानते हैं, केंद्रा त्रिकोण में ही अच्छी होगी, जहां ग्रोथ मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी। और लगन में, लगन के जुपिटर को तो बोला जाता है कि कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं, तो बहुत अच्छे जुपिटर हैं। ठीक है, अब इसको फिगर आउट करते हैं कहाँ अच्छे हैं कहाँ नहीं अच्छे हैं। 1st हाउस में, 4th हाउस में माना बहुत अच्छे हैं, नॉलेज देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, घर का एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी होगा, बड़ा घर होगा, नॉलेजेबल लोग, पढ़ने वाले लोग घर में होंगे, एडवाइस देने वाले मिलेंगे, should not be afflicted, conditions applied। सेकेंड, फिफ्थ और नाइन्थ के जुपिटर सिग्निफिकेटर हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, अनडाउटेडली बहुत अच्छे हैं। बस हम इस लॉस को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं अगर पीड़ित हो जाए। 10th एंड 11th में भी जुपिटर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर 10th में आपको क्या वॉच करना है कि ही इज अ वेरी बेनिवोलेंट, वेरी गिविंग प्लैनेट, सो यू शुड नॉट बी लाइक गिविंग टू मच दैट अदर पर्सन टेक्स यू फॉर ग्रांटेड। इसलिए मैंने बोला ना कि अच्छे लोग घर के अंदर अच्छे हैं, घर के बाहर नहीं अच्छे हैं। यहाँ पे सूर्य, मंगल, राहु ज्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं? बिकॉज दे नो हाउ मच टू गिव एंड व्हाट यू शुड बी गेटिंग बैक इन रिटर्न। बृहस्पति के लिए चैलेंजिंग पोजीशन होती है 6, 8, 12 और तीसरा। छठे भाव में माना लैक ऑफ एफर्ट्स होंगे आपके लाइफ में, एनिमीज की कमी होंगी, पर डिजीजेस की कमी नहीं होगी अगर कोई बुरा योग बन जाता है। जुपिटर वहां एक्सपेंड करते हैं। पर अगर एक अच्छे योग में इन्वॉल्व हैं तो जुपिटर उस डिजीज से बाहर लेके आएंगे आपको। आपने दोनों बातें सुनी होंगी, जुपिटर अगर छठे में है तो बीमारियां नहीं होंगी, जुपिटर अगर छठे में है तो बहुत सारी बीमारियां होंगी क्योंकि वो एक्सपेंड कर देते हैं। तो चेक जुपिटर्स एसोसिएशन इन द 6th हाउस। 8th हाउस में जुपिटर अकाल मृत्यु नहीं देंगे, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, गिविंग नेचर के लिए बहुत अच्छे हैं। 12th हाउस में अगेन जुपिटर एक डिसेंट प्लेसमेंट है, गाइडेंस और स्पिरिचुअलिटी देने के लिए, कनेक्टिविटी विद द डिवाइन के लिए। बट रिमेंबर 6, 8, 12 में अगर भाव फ्लरिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ठीक है जुपिटर हमारे पास आ गए हैं, पर जुपिटर के सिग्निफिकेशंस फिर भी कम हो रहे हैं।
When it comes to your relationship with kids, whatever Jupiter is signifying, अगर 6 8 12 में पृथ्वी तत्व राशियों में धन योग में है तो हो सकता है पैसा हो, बट दैट रियल हैप्पीनेस विद जुपिटर गिव्स, दैट ब्लिस, उसमें कमी आएगी। थर्ड हाउस इज बिग नो नो फॉर जुपिटर, क्योंकि ये मरण कारक स्थान है। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्किल्स हो वो जुपिटेरियन हो, ट्रेवल हो वो पर्पसफुल हो, बिना बात से धक्के नहीं खाते हो, बट यस यहाँ जुपिटर नहीं होने चाहिए। सेवेंथ में मैंने क्या देखा है कि जो रिश्ता है, जो सब बोलते हैं कि हाँ जुपिटर सप्तम से कनेक्शन बनाता है तो डाइवोर्स नहीं होगा, स्टेबिलिटी देता है रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स देता है। जो रिश्ता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड होता है। जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट या कंफर्ट अपना दिखाते हो ना, वो एक फसाड की तरह ही होता है। असल में जो अंदर की रियलिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, स्पेशली अगर जुपिटर फंक्शनल मेलेफिक बन जाए तो वो अलग भी नहीं होने देते हैं और साथ भी नहीं रहने देते हैं। वीनस, वीनस एक स्ट्रेटजिस्ट है, एक मिनिस्टर है हमारी कॉस्मिक फैमिली का, जो रिलेशनशिप, प्लेजर, हैप्पीनेस सबको दिखाता है। ये जहां भी बैठते हैं वीनस, वो हमें दिखा रहा है कि व्हाट वी लव डूइंग, हम करना क्या चाहते हैं। जस्ट लाइक जुपिटर, वीनस केंद्र त्रिकोण हाउसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर केंद्र त्रिकोण के बाद सेवेंथ में अगर वीनस है तो वो लस्टफुल बना रहे हैं, डैमेज्ड है, अगर अफ्लिक्टेड हैं तो वो अब रिपेयर नहीं हो पा रहा है। भाव भी गया है, मेरा कारक भी गया है। टेंथ में उनको दिक शून्य मान लिया जाता है। दिक शून्य मीन्स प्लैनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशंस में कमी आएगी। फिफ्थ एंड नाइन्थ नेचुरली अग्नि तत्व स्थाना है। यहाँ पर नॉलेज के लिए फॉर श्योर वीनस बहुत अच्छे हैं, नॉलेज के भाव हैं, वीनस बहुत नॉलेजेबल प्लैनेट है, बट बी वॉचफुल कि वीनस को भी यहाँ कैसी एसोसिएशन मिल रही है। फोर्थ में भी वेरी गुड, वहां पे दिग्बली होते हैं, बट नॉट टू बी अफ्लिक्टेड। वीनस इवन थर्ड हाउस, ट्वेल्थ हाउस और एट्थ हाउस में भी डिसेंट परफॉर्म करते हैं उन हाउसेस के लिए। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हाउस में आपके एफर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, ट्वेल्थ हाउस में बेड प्लेजर्स मिलेगा, और एट्थ हाउस में आप लंबे समय तक जाने जाओगे। जैसे अगर अष्टम में सूर्य है या शुक्र है, देन यू आर रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर योर डेथ, बट वीनस फिर भी यहाँ सफर करते हैं। वीनस को चैलेंजेस सबसे ज्यादा सिक्स्थ हाउस में मिलते हैं, क्योंकि एक तो उनका मरण कारक स्थान है, और कालपुरुष की कुंडली में भी वो यही नीच के होते हैं। तो अगर अब सप्तम या सप्तमेश बिगड़ता है और शुक्र छठे में जाके अफ्लिक्टेड होते हैं, तो जो आपका पार्टनर है वो डिजीज्ड हो सकता है, रिश्ता लंबा नहीं चलना। पर छठे में एक अच्छी बात क्या मैंने नोटिस की है, जब भी मैं वीनस किसी का छठे में देखती हूँ ना, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी होती है। वीनस ने जब डिसाइड किया था कि वो दैत्यों के गुरु बनेंगे, उसके बाद से दैत्यों की जीत होनी शुरू हो गई थी। वो स्ट्रैटेजी मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो एनिमीज को कैसे गिराना है, कैसे तिकड़म लगा के बाहर निकलना है, इस वीनस को आता होता है। सैटर्न, सैटर्न हमारा डिसिप्लिन टास्क मास्टर है, जहां बैठेंगे वहां काम करवाएंगे। देखते हैं कौन कौन सा भाव बोलते हैं, आप हमारे पास आ जाओ। सैटर्न प्रमोट करते हैं डिसिप्लिन और हार्डवर्क को। ये लॉन्जिविटी, करियर और स्टेबिलिटी के कारक है। इनके लिए 3 6 8 10 11 हाउसेस अच्छे हैं। एट्थ भी अच्छा है, पर क्या, जैसे थर्ड में है तो हार्डवर्क करवा रहे हैं, सिक्स्थ में है तो एनिमीज को दबा रहे हैं, एट्थ में लंबी आयु दे रहे हैं, पर लंबी बीमारी भी शनि देते हैं अष्टम में, और टेंथ इलेवेंथ में करियर में सक्सेस देते हैं, पर पीड़ित नहीं होने चाहिए। टेंथ इलेवेंथ के कारक भी हैं वो, स्पेशली फॉर टेंथ। तो अगर वो टेंथ में पीड़ित हो रहे हैं तो अब भाव भी गया, कारक भी गया, अब काम नहीं अच्छा चलेगा। उनके लिए सेवन्थ और ट्वेल्थ भी बुरा नहीं है, क्योंकि सेवन्थ में कालपुरुष की कुंडली में वो उच्च के होते हैं, और यहाँ पर वो दिग्बली भी हैं, और ट्वेल्थ में भी उनको डिसेंट माना जाता है। ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देते हैं दोनों भावों में, पर रिश्तों में बहुत ज्यादा बोर्डम लेके आते हैं। ट्वेल्थ में स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी अच्छे हैं, मतलब कि व्हेन यू आर लाइक नॉट लाइक ट्रूली एंड डीपली अटैच्ड टू द पार्टनर, या सब कुछ है पर कुछ नहीं है टाइप्स वाला, ये शनि आपको ऐसा एटीट्यूड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इनके लिए चैलेंजिंग पोजीशन है फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस। फर्स्ट हाउस सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वो वहां नीच के हो रहे हैं, फिर वो उनका मरण कारक स्थान है। जब भी आप शनि को लगन में देखिए, आप जरूर देखिए कि कहीं हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, मेरा फर्स्ट हाउस तो नहीं सफर कर रहा, क्या सैटर्न सफर कर रहा है, क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट हाउस भी सफर कर रहा है।
फिर अगर मेरे आयु कारक शनि भी सफर कर रहे हैं तो वो आयु पर भी आ रही है। सो इट्स हार्मिंग मी बोथ वेज। इवन इफ आई सी एग्जॉल्टेड सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, मैं पूरे चार्ट को अच्छे से असेस करने की कोशिश करती हूँ इस मरण कारक शनि को देख के। अब अगर शनि फोर्थ हाउस में है तब भी वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कंफर्ट कन्वीनियंस दे सकते हैं। बट अगेन जस्ट लाइक सन, जस्ट लाइक मार्स, सैटर्न भी यहाँ बहुत अच्छे नहीं परफॉर्म करते हैं। फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस में शनि मटेरियल कंफर्ट तो दे सकते हैं, पर फैमिली में अनहैप्पी एनवायरनमेंट या एक स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर आ गए हैं जो ज्यादा खुश नहीं रहने देते हैं। फिफ्थ और नाइन्थ में भी शनि को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट। तो क्या होगा कि एजुकेशन में डिले कर देंगे, स्लो लर्नर बना देंगे, काम टाइम पर नहीं होंगे। लगन से 5 और 9 में सैटर्न आ गए हैं, कैसे अच्छा होगा। बट इफ शनि मान लीजिए कि आपका नाइन्थ लॉर्ड होके फिफ्थ में आया है, या अच्छे घर का प्लैनेट है और उसको राशि अच्छी मिली है पंचम में, तो क्या होगा, आप ऐसे लोगों को डील मेकर्स देखेंगे, लॉयर्स देखेंगे, जो हिसाब करते हैं। बिकॉज शनि क्या करते हैं, हिसाब करते हैं सबका, जज हैं। और वो दे लाइक टू लर्न टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ देयर लाइफ। लर्निंग के हाउस है, शनि लंबा चलाते हैं, तो आपकी जो लर्निंग भी होगी वो लंबी चलेगी। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, एक स्टेटमेंट से आप अच्छा या बुरा नहीं निकाल सकते हैं, पूरी स्टोरी पढ़नी चाहिए कि अगर मेरे केंद्र त्रिकोण में बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो वो कहीं कारक तो नहीं है उस प्लैनेट के, वो वहीं बैठ के पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं। 3, 6, 10, 11 भाव में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो क्या किसी बुरे योग में इन्वॉल्व तो नहीं है। रिमेंबर, जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो हमारी लाइफ को डिफिकल्ट करते हैं, और जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो हमारी लाइफ को इजी करते हैं। इसलिए तीसरे और छठे में मेलेफिक्स का आना, वी हैव कंपटीशन एंड स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ। और तीसरे और छठे में बेनिफिक्स का आना मींस वी हैव लेस ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड एनिमीज इन आवर लाइफ। पर वहां पर वो प्लैनेट्स जरूर सफर करते हैं। इवन तीसरे छठे में मेलिफिक प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस भी सफर करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप एस्ट्रोलॉजी को अब एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में रीड करते होंगे। 50 शेड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच।